नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी धरती यानी जिस ग्रह पर हम रहते हैं वह ग्रह रहने लायक क्यों है, क्योंकि यहाँ पानी और वायु उपलब्ध है। वायु को अगर हम देखें तो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं हम, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं। और यूं भी आप अपने चारों ओर नज़र अगर दौड़ाएं तो कितना ही सामान है, दरवाजे, खिड़कियां, मसाले, चाय, सभी के लिए हम पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर हैं। कितना जुड़े हुए हैं हम इन पेड़ पौधों से। और ये पेड़ पौधे बहुतायत हमें जंगलों से मिलते हैं। जंगल जानते हैं ना आप, अक्सर आपने टेलीविज़न में बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा जंगल का दृश्य, या फिर अपनी जो कक्षाओं में पिछली में आपने पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें भी आपने जंगल की कहानियाँ पढ़ी होंगी, जहाँ प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे मौजूद हों और इसके अलावा वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक खूबसूरती विद्यमान हो। ऐसी जगहें, जंगल, वहाँ हम पशु पक्षियों को भी बहुतायत देखते हैं। और जो जंगल में रहने वाले लोगों को हम वन्य समाज कहते हैं। प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 9 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक का है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, पहले भी आप ये बात सुन चुके हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने साथ मिलाने की होड़ रखता है। आपको याद ही होगा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए और धीरे धीरे करके उन्होंने भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया। यानी एक राज्य का या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन कर लेना उपनिवेशवाद है। आज हम इस अध्याय में वन्य समाज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वन्य समाज कैसा था उपनिवेशवाद के दौर में। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आइए हम जान लेते हैं कि जंगलों को आखिर काटा क्यों गया। अब हम बात कर रहे थे जंगलों के बारे में, तो सबसे अधिक जंगल ब्रिटिश काल में काटे गए। सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चरागाह व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। दूसरा कारण यह भी था कि उस समय यूरोप और ब्रिटेन में ओक की पैदावार होती थी। ओक की लकड़ी कई सारी चीजें बनाने के काम आती थी। इसे बेशकीमती लकड़ी माना जाता था। इसका प्रयोग फर्नीचर, रेलवे बर्थ आदि का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। लगातार इस्तेमाल से ओक के वन खत्म होने लगे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार नई जगह ढूंढने लगी जहां से उन्हें लकड़ी मिल सके। इसी परिवेश में वह भारत पहुंचे और यहाँ से टिम्बर की लकड़ी ली, जिससे रेल के कोच और अन्य सामान बनाने लगे। जंगल से लकड़ी लेना उन्हें आसान लगा। अब भारत के जंगलों में आदिवासी रहते थे। आदिवासी तो जानते हैं ना आप, आपने अपनी कक्षा 8 की कक्षा में पढ़ा था आदिवासियों के बारे में। आदिवासी लोग वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन लोगों के लिए जंगल भगवान से कम नहीं होते। जब जंगल कटने लगे तो वह अपनी जड़ों से हिल गए। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं बची। उनके पास रोजमर्रा की जरूरत के लिए सामान भी नहीं बचा, क्योंकि उन्हें जंगलों में जीने से रोका गया संरक्षण के नाम पर। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी जंगल नहीं काटे जाते थे, लेकिन उपनिवेशवाद के दौरान जंगल व्यापक रूप से काटे गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय किसान ऐसी खेती करें जिससे अधिक मुनाफा हो और जो ब्रिटिश बाजार की जरूरतों को पूरा करें। इस तरीके की जो फसलें थी इन्हें व्यापारिक फसलें कहा जाता था। एक और बड़ा कारण जो ब्रिटिश लोगों को महसूस होता था वो ये था कि अगर जंगलों को काटकर खेती की जाए तो उससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अंग्रेजों ने जंगलों को काटकर पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास जैसी फसलों का उत्पादन करने के लिए भारतीय जंगल के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगलों को काटने के कारण ब्रिटिश सरकार अपनी जो उनकी शासन व्यवस्था थी उसके हिसाब से चलती थी। वो जानते थे कि ओक के जंगल लुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए शाही नौसेना के लिए लकड़ी के उत्पादन में कमी आने लगी। बिना जहाजों के शाही नौसेना कैसे अपना कार्य करती, क्योंकि जहाज बनाने के लिए अच्छी किस्म की लकड़ी की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति भारत की तरफ से की जा रही थी। इसके बाद 1850 के आसपास रेलवे का विस्तार हुआ। भारत में रेल लाइनों के विस्तार के लिए लकड़ी की और अधिक मांग पैदा हुई।
इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत पड़ती थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ पौधे काटे गए। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर केवल 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, तो 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाने के लिए कितनी लकड़ी काटी गई होगी। यह रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला और 1890 तक 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठेकेदारों को यह काम सौंपा। ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटे और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। एक अगला सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था जिसके कारण अंग्रेजों ने जंगल कटवाए। यूरोप में चाय, कॉफी और रबर की मांग अत्यधिक थी। इस मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बगान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों को साफ कर दिया गया और चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी। प्रिय बच्चों, अब तक हमने चर्चा की कि जंगलों को क्यों काटा गया। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, व्यावसायिक फसलों को उगाने के लिए, ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इसके अलावा जो शाही नौसेना थी उसके लिए लकड़ी की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इसके लिए भी जंगल काटे गए। जब जंगल इतनी भारी मात्रा में कटने लगे तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि कहीं भारत के जंगलों का भी वही हाल न हो जाए जो ब्रिटेन में हुआ है। कहने का भाव यह है कि अगर जंगल इतनी तेजी से कटते गए तो वह उन जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे जो वह भारत के जंगलों से काटी गई लकड़ी से पूरा करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक सरकार ने जंगल संरक्षण की बात सोची। अंग्रेजों ने जंगलों को बचाने के लिए एक जर्मन व्यक्ति को बुलाया जो जंगलों का विशेषज्ञ था, जो यह निश्चित कर सकता था कि किस तरह से जंगलों का प्रयोग किया जाए कि उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और जंगल भी विलुप्त ना हो। इसके लिए भारत में सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ये उपाधि उस व्यक्ति को दी गई। प्रिय बच्चों, ये जो जर्मनी व्यक्ति था, जर्मन का जो ये विशेषज्ञ था, इसका नाम था डाइटरिच ब्रेंडिस। ये अपने आप में जंगल का एक महान विशेषज्ञ था और कौन से देश का रहने वाला था? जर्मनी का। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़े। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जाना था। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भोगी बनना था। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। प्रिय बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में इसने सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ इस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। अंग्रेजी में इसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए। चित्र में आप देखिए, कांगड़ा का एक देवदार बागान आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा चित्र जो आप देख रहे हैं वह द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून का है। जब इस तरीके का प्रबंधन उन्होंने करना शुरू किया तो इससे वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा, कटाई के बाद खाली जमीन पर कैसे और कौन से पेड़ लगाए जाएंगे। 1865 में वन अधिनियम के कानून लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण।
सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। आइए अब देखते हैं कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। चित्र में देखिए, एक बगान का चित्र है और इसमें लोग जंगल से महुआ को बीन रहे हैं। गांव वाले उजाला होने से पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को चुगने चले जाते थे। महुआ पेड़ बेशकीमती होता है। महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। एक बात और बताऊं, महुआ के बीजों से तेल भी बनाया जाता था। ये चित्र आपको महुआ के बागान का ही दिखाई दे रहा है। अब अंग्रेज लोग चाहते थे ऐसी लकड़ी का उत्पादन करना जो कि इमारती हो और नौसेना और रेलवे में प्रयोग की जा सके। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्म के जंगलों की कटाई की गई। वन्य इलाकों में लोग कंदमूल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए प्रयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं। प्रिय बच्चों, ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, ये सभी जंगल के फायदे हैं। ये सभी जो हैं जंगल हमें प्रदान करते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ, अच्छी किस्म का बांस और इस तरीके की लकड़ी जिससे टोकरियाँ आदि बनाई जा सके। सूखे हुए कुम्हड़ के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में भी किया जा सकता था। जंगल से लगभग सब कुछ उपलब्ध होता था। पत्तों को जोड़ जोड़ तक खाओ और फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। आपने देखा है ना, कई बार हम जब सामूहिक भोजन करते हैं तो उसमें हम पत्तलों पर खाना खाते हैं। वो पत्तों से बने होते हैं और पत्ते वो कहाँ से आते हैं? जंगलों से। सियादी वृक्ष की लताओं से रस्सियां बनाई जाती हैं। सैमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी करने के लिए तेल निकाला जा सकता है। तो बच्चों, देखा आपने कितने फायदे हैं जंगलों के, या यूं कह लीजिए कि हमारी रोजमर्रा की तकरीबन हर जरूरत को पूरा करने के लिए जंगल सहायता करते हैं। तो आइए आज जो हमने भाग किया है उसके आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही विकल्प चुनने हैं आपने। मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, सामने आपको उसके 4 ऑप्शन नजर आएंगे और उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, वन विनाश क्या है? वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों में खेती, वनों में घर बनाना या मृदा अपरदन। प्रिय बच्चों, सही उत्तर होगा क, वनों की अंधाधुंध कटाई। दूसरा प्रश्न, भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की? क ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, ख डाइट्रिच ब्रेंडिस ने, ग क्वीन विक्टोरिया ने, घ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रिय बच्चों, सही उत्तर होगा ख डाइट्रिच ब्रेंडिस ने। अगला प्रश्न देखिए, पहला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर किसे नियुक्त किया गया? माउंटबेटन को, जॉर्ज चूल को, डाइट्रिच ब्रेंडिस को या रॉबर्ट क्लाइव को? सही उत्तर होगा डाइट्रिच ब्रेंडिस। अगला प्रश्न देखिए, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907 या 1904? प्रिय बच्चों, सही उत्तर होगा 1906। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? आपके विकल्प हैं कलकत्ता, देहरादून, मुंबई या डलहौजी। प्रिय बच्चों, सही उत्तर होगा देहरादून। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से भारतीय वन क्षेत्र का दोहन ब्रिटिश लोगों ने किया, और आपने ये भी देखा कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस तरीके से उन्होंने भारत की वन्य भूमि को संरक्षित करने के लिए भी कदम उठाए।
इसी प्रस्तुति में आपने यह भी जाना कि जंगल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रिय बच्चों, अपने गृह कार्य के तौर पर आप उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को लिखेंगे कि जंगल हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद हैं, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और रोजमर्रा की जिंदगी में जंगल हमें क्या क्या प्रदान करते हैं। संक्षेप में कहूं तो आप जंगलों के लाभ लिखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जंगल हमारे लिए उपयोगी हैं। इस पाठ के दूसरी प्रस्तुति में हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने यानी उपनिवेशवाद के दौरान जो वन कानून भारत में लागू हुए उसकी वजह से भारतीय कृषि पर क्या असर पड़ा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।